अब ये है कि लिखने वालों ने इतना नहीं उनके बारे में सोचा शायद, जितना पढ़ने वालों में उन तहरीरों के बाद सोच सोच के उसके बारे में लिखा है। तो ये सब चीज़ें जो है जहन में रखनी चाहिए। और राइटर का ये काम नहीं होता कि वो कहे कि भाई मैं बहुत बड़ी कहानी लिखूंगा। यानी एक तजर्बा है ज़िंदगी का, एक्सपीरियंस वो आपके अंदर है। ज़िंदगी में शायद जहर घोल रहा है, आप उस जहर से निजात चाहते हैं। उस निजात के लिए जब आपने ऐन बायन लिख दिया और आपको निजात मिल गई, तो आपकी निजात जो है वो पढ़ने वाले की दिलचस्पी का सहारा बन गई। तो कहानियाँ जो है ना वो इसलिए एक दौर में आके समझ में आ जाता है कि भाई मैं इसलिए नहीं लिखता कि मुझे बड़ा बनना है, बल्कि एक कोई मेरे पास तजुर्बा है ज़िंदगी का, जिसका इजहार करके मुझे अपनी निजात हासिल करना है। बड़ी कहानी या कहानी लिखने में एक निजात का मसला भी होता है लिखने वाले का। अगर वो उसे ना लिखे तो उसे निजात नहीं मिलती। और पढ़ने वाला जैसे अपने असबाब ढूंढता है दिलचस्पी के किसी कहानी में, तो हो सकता है उसके वो असबाब ना हो जो लिखने वाले के थे। बिल्कुल, बहुत सही बात। ओरिजिनल स्टोरीज जो है उनका यही एक खासा है कि लिखता है अपने एक्सपीरियंस के, पढ़ता है आदमी अपने एक्सपीरियंस से। और अगर कोई कहानी आपको ये चॉइस देती है तो अच्छी है आज के मुकाबले में। सर आपके यहाँ कौन कौन से मौज़ूआत हैं कहानियों की? कोई मौजू नहीं, कोई खास ऐसा मौजू जिसको अक्सर आपने टच किया हो? नहीं, कोई मौजू अच्छा नहीं। मैं जिंदगी में मौजूआत पे नहीं लिखता, और मेरा ख्याल है कि अहम तर राइटिंग जो है इस तरह नहीं लिखी जाती। वो लिखी जाती है आपके तजुर्बात से। तजुर्बात कौन से? एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स नहीं, एक्सपीरियंसेस। वो जो एक्सपीरियंस आपके बनते हैं, जिंदगी से जुड़ते जाते हैं, आप लिखते हैं। और वो एक्सपीरियंस जब पढ़ते हुए कोई कारी जो है उसमें अपनी झलक पा लेता है अपने एक्सपीरियंस की, तो उसे ओन करने लगता है। तो ये सारा मामला जो है इन तजुर्बात का है। और ये नहीं है कि मुझे बड़ी कहानी लिखनी है। कृष्णचंद ये बेदी अपने प्रेमचंद को क्या पता था उसकी वो कहानी जो आखिरी कहानी है, क्या नाम था उसका? कफन। हाँ, कि वो सबसे बड़ी कहानी हो। जी बिल्कुल। वो तो उसका एक एक्सपीरियंस था जो आ गया, और जो मेरा भी था एक्सपीरियंस उसका भी था, उसका भी था। और हम अपने अपने लेवल पे, जैसे एक राइटर जो है वो अपने लेवल से सोचता है, पढ़ने वाले का भी एक लेवल होता है, और वो लेवल होना चाहिए। हर एक का हक है उसका, हर एक का एक ही लेवल हो तो पढ़ने का लुत्फ ही क्या है। तो मैं समझता हूँ ये सारी आज़ादियाँ जो हैं हमें अच्छी तहरीरों में मुयस्सर आती हैं। सर आपने माशाल्लाह इतने अफसाने, इतने नॉवेल लिखे हैं। आपने इतने अफसाने, इतने नॉवेल लिखे हैं, और जाहिर है कोई ऐसा अफसाना या नॉवेल, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपको पसंद हो, कि जिसको आप बार बार सुनाना चाहेंगे? नहीं। ऐसा कुछ है, कोई अफसाना है ना, कि आपका दिल करे कि सेमिनार में मैं ये पढ़ूं बार बार? नहीं। वो जो आखिर में लिख रहा होता हूँ ना जी, मुझे वो उसमें डूबा होता हूँ मैं, और वो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त तक, जब तक कि किसी और तरफ ध्यान न चला जाए। तरजीहात जो है मेरे यहाँ वैसी नहीं है। सर अभी आपने कितने वक्त से नया अफसाना या नई कहानी या नया? अभी तो बहुत दिन हो गए। कब से नहीं लिखा? 2-3 साल हो गए। अच्छा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ ज्यादा। अच्छा। और बहुत पढ़ा है, और पढ़ने के बाद अपने तासुरात लिखे हैं, खासतौर पर नए राइटर्स के बारे में। किताबें भी 1-2 छापी हैं, इंतखाब जो है उनकी कहानियों के। लेकिन नया लिखे हुए, यानी एक जहन में पनप रहा था नावल, लेकिन मुझे डर लगता है कि पता नहीं अल्लाह मियाँ उतने वक्त दे ना दे, तो शुरू करते हुए एक झिझक सी है। शुरू तो कर दीजिए सर। क्योंकि हाँ 2-3 साल अब लिखते लिखते 1 साल में ही खत्म हो जाए। क्या मौजू है सर उसका जो आप सोच रहे हैं? कोई खास मौजू नहीं, मौजू इस तरह नहीं कि नहीं है, बल्कि ये जैसे आप कहते हैं ना इस मौजू पर मैंने कहानी लिखनी है या मजमून लिखना है, इस तरह नहीं होता। अच्छा। यानी ओरिजिनल स्टोरीज जो हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस बयान करते हैं, मौजूआत पे नहीं लिखी जाती।
मौज़ूआत आपको कहानी के अंदर से दरियाफ्त करने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो उससे पहले हो ही ना कहीं। यानी अब आपने वो कफन का नाम दिया तो वो किसी मौजू पे नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस पे लिखी हुई है। जी बिल्कुल। तो यही एक कहानी और गैर कहानी का जो बड़ा है लाइन जहाँ खींचते हैं कि एक जो है वो एक्सपीरियंस को बयान कर रहा है और दूसरा मजमून की एक कोशिश है, तो कोशिश से बात नहीं बनती। सर आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इतना माशाल्लाह अल्लाह के करम से इतना अच्छा फिक्शन आपने दिया है उर्दू में, तो उसका आपको रिवॉर्ड कम मिला है या जितना बाहर की कंट्रीज में होता है कि वहाँ के अदीबों को? समझ गया हूँ जी। एक तो मैं ऐसी जुबान में लिख रहा हूँ उर्दू जी जो यहाँ की सबसे बड़ी जुबान थी किसी वक्त जी, और अब मेरा ख्याल है सब लोग उसे तकरीबन परे हटाते हैं और अगर कबूल भी करते हैं तो उसे हिंदी कह के कबूल करते हैं जो बाजार हिंदी हो। जी बिल्कुल। तो दूसरा पाकिस्तान में उर्दू है जी, उर्दू के नाम से वहाँ छपते हैं मेरे अफसाने और बहुत प्यार से लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी लोग जो है हिंदी में छाप रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अगरचे वो उसको हिंदी कहानी कहते हैं जो जुबान में वो लिपि लिख ही नहीं सकता। रुक रुक के अभी इस काबिल हुआ हूँ कि हिंदी को पढ़ सकूं। तो मेरी ज़बान तो पढ़ाने की जो है वो अंग्रेज़ी है, बोलने की पंजाबी है, लिखने की उर्दू है शुरू से। सर आज आपको हिंदुस्तान का खास तौर पे सबसे बड़ा फिक्शन राइटर कहा जाता है माशाल्लाह, तो पूरी दुनिया में आपका नाम है। तो ये बताइए कि पूरी दुनिया में नाम होने के बाद दुनिया में कहाँ घूमे हैं आप? पहली बात तो ये है कि राइटर जो है ना उसकी जितनी आप जिल्लत का सामान करें उसे जलील होता रहे, वो थोड़ा थोड़ा उसे एहसास हो कि भाई मेरी लोग परे हटा रहे हैं मुझको सीन से, उतना उसके लिए बेहतर है। राइटर को कत्ल करने का तरीका सबसे मौसर तरीका ये है कि आप उसके नाम के बाजे बजाना शुरू कर दें। वो 2-4 दिन में नहीं तो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। तो लिखने वाला तो एक अलग नजरिया है आपका। जी, लिखने वाला तो बेचारा जो है ना खामोशी से उसमें एक जान होनी चाहिए कि एक कोने में बैठ के लिख रहा है और लोग पता नहीं कहाँ उसके गुन गा रहे हैं, लेकिन वो उनसे बेनियाज है बिल्कुल। वही मैं पूछना चाह रही थी सर कि कहाँ लोग आपके गुन गा रहे हैं? नहीं, आप कहाँ घूमे हैं दुनिया में? दुनिया में मैं ये मुझे ले गई थी यहाँ से भगा के शादी करके जी वहाँ अफ्रीका। जी जी, वो शर्त थी जी, वही ब्याह करोगे तो ये तब हो जी, आपकी वाइफ लेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ से जब आया तो अब बच्चे कोई वलायत में थे, इंग्लैंड में कोई वहाँ अमेरिका में थे जी, तो कभी उधर चले गए तो चंद दिन के लिए, कभी उधर चले गए, पर ज्यादा मैं यहीं टिका हूँ अपने औरंगाबाद में, महाराष्ट्र और यहाँ दिल्ली में। सर दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ दिल्ली में बहुत साल हो गया, अब तो दिल्ली हो गया हूँ। दिल्ली हो गए तो सर इसका मतलब ये कि आपको दिल्ली वाला कहा जाए? हाँ नहीं, मैं किसी वाला भी नहीं हूँ, औरंगाबाद में औरंगाबाद वाला नहीं था, मैं जहाँ कोना मिल जाए सांस लेने का। बहुत खूब सर इसी आजी और इनके सारी से तो माशाल्लाह आज लोग आपका नाम बहुत ही इज्जत से लेते हैं। तो नाजरीन अभी तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अभी हमें बहुत सी बातें करनी है जोगिंदरपाल जी से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम नायाब है हम में। सर धरती का काल आपका पहला शायद अफसानवी मजमुआ है। तो कुछ याद है आपको कि इसमें क्या आपने लिखा है, क्या दिया है? धरती का कहानियां थी, मैं उन दिनों कीनिया में था जी, तो अफ्रीकी माहौल था जी, तो सारी कहानियां अफ्रीकी माहौल पर हैं। अच्छा, और मतलब उनकी जिंदगी के बारे में, अफ्रीका जिंदगी के बारे में। एक नादीद भी आपका नॉवेल है, बहुत मशहूर हुआ है वो। ये अंधों की कहानी है। अच्छा, ये सभी कैरेक्टर्स अंधे हैं। एक तरह से मुझे मौका मिला
होते होते पर्सपेक्टिव तैयार करने का जी, कि सारी दुनिया जो है वो अंधों की मानन जी रही है। अच्छा जी सर, बस्तियां नॉवेल आपका बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। कहानियां, कहानियों का मजमू है जी। तो इस मजमुए में किस तरह की कहानियां हैं सर बस्तियां में? कहानियों का ये होता है कि अब ये नहीं कह सकते कि ये इस किस्म की कहानियां हैं। जी जी, जैसे आपको मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से वास्ता पड़ता है जी, तो उन एक्सपीरियंसेस का इजहार जो है जी वो आप कर देते हैं। जी सर, इनमें बहुत ही मशहूर कई अफसाने हैं, कई मशहूर कहानियां हैं, जिसमें एक आपकी कहानी भी बहुत मशहूर हुई थी जिसमें घात नाम था, जिसका घात नाम था कहानी का, बहुत मशहूर हुई थी। इसके अलावा हीर रांझा आपकी कहानी बहुत अफसाना आपका मशहूर था, सांस समंदर, ये अफसाना भी आपका बहुत मशहूर हुआ था। इसके अलावा इसमें कई नाजायदा, डिब्बा बंद लोग, ये सारे वो अफसाने हैं सर जो हम लोगों ने समझ लीजिए कि शायद 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो इन सब में एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा रचा हुआ शऊर मिलता है हमको, जो उस जमाने के अफसाना निगारों में बहुत कम है। तो कोई ख़ास ऐसा वाक़या, कोई ख़ास ऐसी चीज़ जिसने आपको ये कहानियाँ लिखने पर आमादा किया हो? ऐसा कोई ख़ास वाक़या नहीं है, ये आप लिखते हैं जी, तो उसमें इजहार की एक तख्लीकी ख्वाहिश काम कर रही होती है जी, कि पढ़ने वाले को ये ना लगे जी कि वो कोई सबक हासिल कर रहा है, बल्कि ये लगे कि वो उन लोगों को जी रहा है जिनके बारे में पढ़ रहा है। यानी जब ये आपके यहाँ कुदरत पैदा होती है तो तख्लीकी अदब का जवाज़ पैदा हो जाता है। वरना अगर आप ये सोच के लिखे कि आपको लोगों को नसीहत करना है या उन्हें हदायत से काम लेके कोई ख़ास नई बात बतानी है तो उससे कहानी नहीं बनती। कहानी में सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आप अपने ज़िंदगी के किसी एक्सपीरियंस को कुछ इस तरह बयान कर रहे हैं कि पढ़ने वाले का भी वो अपना एक्सपीरियंस हो जाए। जब उसको उस एक्सपीरियंस पे अपने एक्सपीरियंस का गुमान गुजरने लगता है तो उसकी ज़िंदगी में एक वसअत सी आ जाती है। तो इसीलिए हम अदब को दूसरे राइटिंग से अलग मानते हैं और अहमतर मानते हैं। सर, आप माशाल्लाह 85 साल के हो गए हैं, तो अब तक जब से आपका ये तख्लीकी सफ़र शुरू हुआ था और अब तक कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप कोई एक चीज़ लिखना चाहते थे, कोई ऐसी तख्लीक, कोई ऐसा फिक्शन का नमूना, कोई ऐसा उन्वान, कोई ऐसा ऐसी कहानी जब तक नहीं लिख पाए हों? ऐसा नहीं है, वो आपको जो ख्याल गुजरता है आप लिखते रहते हैं। और ये ख्याल अगर हो कि मैंने जो लिखना था वो लिख लिया है तो भी आदमी नहीं लिख सकता। आप सर मुतमईन है कि जो आप लिखना चाहते थे सब लिख लिया है अब तक? नहीं, जिंदगी इतनी वसी है मेरे अजीज जी कि उसकी वसअत को संभालना किसी एक शख्स बेचारे का क्या काम होगा। अब जितना सोचे, जितना लिखे, उतनी ही वसीतर होती जाती है जिंदगी और आपकी भाप, और आपको ये लगता है कि भाई बहुत सी चीजें रह गई हैं। तो ये अच्छा ही है कि इसका इम्कान बना रहे कि कुछ रह गया है। सर, शायरी से कभी शौक रहा आपको? मैं पढ़ता हूँ बहुत प्यार से शायरी। किस शायर को पढ़ते हैं? सबको पढ़ता हूँ जो अच्छा लगे। आपको कौन सा शायर अच्छा लगता है? किसी एक का नाम लेने से किसी एक वक्त पे नहीं, जैसे आपके दौर के शोरा में फैज अहमद फैज थे, फिर आप थे। एक फैज अहमद फैज तो थे ही।